और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कस्टमर के यहाँ पे एसी इंस्टॉलेशन करने। तो आज के इस वीडियो में एसी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एसी इंस्टॉलेशन करने के बाद में हमारे साथ में हो गई एक ट्रेजेडी। तो हमारे साथ में क्या ट्रेजेडी हुई है वो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो हमें जितना मौका मिला हमने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करी। काफी अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है कि एसी को किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं और किस तरह से उसकी पाइपिंग वगैरह करते हैं, सारी चीज। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने एसी का इंस्टॉलेशन किया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कस्टमर के घर पे और आते ही हमने एसी इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। यह है इंडोर यूनिट का वॉल माउंट और इसे मैं पहले मेजरमेंट कर रहा हूं और निशान बना ले रहा हूं ताकि यहां पे मैं ड्रिल कर सकूं। और मेजरमेंट करते समय आपको लेवल स्केल साथ में रखना है ताकि आप जो वॉल माउंट लगा रहे हो वो बिल्कुल सीधा लगना चाहिए। अगर टेढ़ा हो जाए तो आपके ड्रेनेज में भी प्रॉब्लम आती है और इंडोर यूनिट में पानी भी गिरता रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि राइट साइड से टेढ़ा है या लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से टेढ़ा रहेगा तो इंडोर यूनिट में पानी टपकता रहेगा। अगर राइट साइड से टेढ़ा रहेगा तो ड्रेनेज अच्छी तरीके से तो जाएगा लेकिन इंडोर यूनिट हमेशा टेढ़ा नजर आएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। इंडोर यूनिट को हमेशा सीधा लगाना है और लेवल स्केल का इस्तेमाल जरूर करना है। तो ये एक टूल हमेशा अपने साथ में रखिए, चाहे आप स्प्लिट एसी लगाते हो या एलईडी टीवी लगाते हो, तो ये स्केल बहुत काम आता है। तो ये मैंने सारे छेद करने के निशान बना लिए हैं। अब फटाफट ड्रिल से इसमें छेद कर लेते हैं। तो फाइनली पूरे छेद कर दिए हमने, सिर्फ 4 छेद किए हैं और अब फटाफट ये वॉल माउंट इस पे फिट कर लेते हैं, इसका लेवल वगैरह देख लेते हैं। तो मेरे पास में पेच कसने की ड्रिल मशीन है बिल्ड स्किल की, आप चाहो तो अमेजोन से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैं इसी के जरिए काम करता हूँ और ये मुझे कंपनी ने प्रमोशन करने के लिए दिया था और अभी भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और ये मेरे पास तकरीबन 1 साल के आसपास हो गया। ये हमारा वॉल माउंट लग गया है इंडोर यूनिट का। अब मैं इसका लेवल चेक कर लेता हूँ ये प्रॉपर है कि नहीं। तो लेवल इसका बिल्कुल सही है। अब हमें इसके साइड में ड्रिल करना है कोर बीट से आर पार दीवार के, क्योंकि इसका आउटडोर यूनिट जस्ट इसके पीछे ही लगेगा। तो दीवार में आर पार छेद करने के लिए आपको कोर बीट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे ही साफ सुथरा छेद हो जाता है दीवार के आर पार। हम छेनी हथौड़े से छेद करते हैं, उसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इससे काफी जल्दी हो जाता है। यदि आपके आसपास के मार्केट में ये नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं। और इसे लिए हुए मुझे तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से मैं एक ही बीट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस एक ही बीट से मैंने तकरीबन 50 से ज्यादा छेद कर दिए। अगर ये बीट पत्थर की दीवार पे चलेगी तो ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, अगर ईंट की दीवार पे चलेगी तो ये काफी लंबे समय तक चलेगी। अगर आप एसी इंस्टॉलेशन का ही काम करते हैं तो इसी बीट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और इस बीट का साइज है 2 इंच का। तो फाइनली हो चुका है दीवार के आर पार छेद और ये कोर बीट का यही फायदा होता है कि दीवार के आर पार जो छेद होता है बिल्कुल साफ सुथरा छेद होता है। इसमें से अब 2 टन के एसी के भी बड़े वाले पाइप भी आराम से जा सकते हैं और ड्रेन पाइप भी जा सकता है और वायर भी जा सकती है। इसमें हमें डालने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। तो इसलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि कोर बीट का इस्तेमाल कीजिए 2 इंच की, जिससे आपका साफ सुथरा छेद तो होगा ही होगा और काम भी आपका जल्दी होगा। अब आ गई हमारी इंडोर लगाने की बारी और मैं इंडोर यूनिट के ये जो पाइप है इनके मुंह के ऊपर टेप लगा रहा हूँ ताकि इसे छेद में डालते समय इसके अंदर मिट्टी ना जाए। और ये जो पाइप है ये बाहर की तरफ ही कनेक्ट होने वाले हैं फ्लेयरिंग नट से, क्योंकि इसका आउटडोर यूनिट जस्ट इस दीवार के पीछे ही हम लगाने वाले हैं। तो ये पाइप को मैं सीधा कर रहा हूँ ताकि उस छेद में से आराम से चले जाए और हमारा ड्रेन पाइप भी जो है पीछे की तरफ ही निकलेगा। और ये जो एसी है ये 1 टन का एसी है, इसलिए ये आपको छोटा नजर आ रहा होगा। 1 टन का एसी ही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से इस छेद में से पीछे चला जाएगा और वायर वगैरह हम बाद में डालेंगे, क्योंकि वायर आने के लिए काफ़ी जगह है छेद के अंदर, इसलिए हम वायर बाद में डालने वाले हैं। तो ये आराम से पाइप पीछे की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे हमारा इंडोर यूनिट, बाकी का काम हम आउटडोर के पास जाके करेंगे, क्योंकि इंडोर तक का काम यही होता है और बाद में लास्ट में इसकी वायरिंग होगी हमारी। तो ये ऊपर के ब्रैकेट में बिल्कुल परफेक्टली फंस गए हैं। थोड़ा सा पाइप हार्ड होने की वजह से ये तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो ये हमारा इंडोर यूनिट परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। अब बस इसमें आउटडोर यूनिट को लगा के और इसकी वायरिंग करके इसे चालू करना है। तो चलिए अब आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन की तैयारी करते हैं। ये है आउटडोर यूनिट। इसके वॉल के ऊपर ढका हुआ नहीं था, इसके ऊपर टेपिंग नहीं कर रखी थी। मैं इसका मुंह जो है ढक रहा हूँ, टेपिंग कर रहा हूँ, ताकि इंस्टॉलेशन करते समय इसमें मिट्टी ना जाए और चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर चोकिंग की प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है।
तो ये है हमारे पास में वॉल माउंट। इसी के ऊपर हमारा आउटडोर यूनिट हैंग होगा, मतलब कि इसी के ऊपर रखा जाएगा, इसी के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो इसे हम पहले असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसे दीवार पे इंस्टॉल करेंगे फास्टनर नट के साथ में। जब आप इसे एसी की स्पेयर पार्ट की दुकान से खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको सारी चीजें मिल जाती है, इसके नट बोल्ट वगैरह और दीवार में लगने वाले फास्टनर नट भी। तो चलिए मैं फटाफट इसे असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसे दीवार के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ और उसी के बाद में हमारा आउटडोर यूनिट इसके ऊपर रखा जाएगा। तो फाइनली हमारा स्टैंड असेंबल कर दिया और मैं ये आ गया हूँ आउटसाइड में पीछे की तरफ, और ये हमारे इंडोर यूनिट के पाइप निकले हुए हैं और यहीं पे हमें इसका आउटडोर लगाना है। तो मैं पहले यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आउटडोर यूनिट इंस्टॉल कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे मेजरमेंट पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे ड्रिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने निशान लगा दिए पहले ही, और यहाँ पे मैं बिट 12 mm की इस्तेमाल कर रहा हूँ हैमर ड्रिल मशीन पे, क्योंकि हमारे जो फास्टनर नट है वो 6 mm के है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6 mm के फास्टनर नट के अंदर 12 mm की बिट हम छेद बड़े तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 mm का जो फास्टनर नट होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है साइज में। 6 mm का सिर्फ अंदर का जो पेच होता है उसे 6 mm का बोलते हैं। हम यहाँ पे 12 mm की जो बिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके छेद में प्रॉपर तरीके से फास्टनर नट अंदर जाएगा और जब हम उसे कसेंगे तो वो अंदर से फैल जाएगा, इसलिए हम 12 mm की बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छेद वगैरह हमने कर लिए हैं। अब बारी आती है स्टैंड को लगाने की। स्टैंड में सबसे पहले फास्टनर नटों को लगा लेना चाहिए और उसके बाद में छेद के ऊपर ले जाके हथौड़ी से ठोकना चाहिए। अब हथौड़ी से ठोकने का मतलब ये नहीं है कि फास्टनर नट खराब हो जाएंगे, इसको लगाने का तरीका ही यही होता है। और उसके बाद में हम इसे पाने से कस देंगे ताकि ये अंदर से इनका मुंह फैल जाए और प्रॉपर तरीके से इसकी फिटिंग हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि हमने जब 12 mm की बिट से ड्रिल किया था तब भी ये फास्टनर इतने टाइट जा रहे हैं, हमें हथौड़ी से ठोकना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से हमने 12 mm की बिट का इस्तेमाल किया था छेद करने के लिए। अब हमारा यहाँ पे ये स्टैंड पूरी तरह से अंदर चला गया, फास्टनर नट चले गए। अब हम इसे टी पाने से अच्छे से इसे कस रहे हैं। जितना हो सके उतना अच्छे से कसिए, जबरदस्ती मत करिएगा क्योंकि अंदर से स्लिप हो जाती है फास्टनर नट और फिर ये गिरने का डर रहता है। लेकिन हमारे 3 फास्टनर नट के ऊपर ये आउटडोर यूनिट बहुत ही अच्छे से टिक जाएगा और 3 ही फास्टनर नट इसके साथ में आते हैं एक स्टैंड के। टोटल 6 फास्टनर नट आते हैं ताकि एक स्टैंड पे हम 3 फास्टनर नट लगा सके। और यही वो स्टैंड है जिसके ऊपर आप 1 टन का और 1.5 टन का और 2 टन का भी आउटडोर यूनिट आराम से लगा सकते हो। तो इतनी ताकत होती है फास्टनर नट के अंदर कि आप जब फास्टनर नट लगा के इसे अच्छे से कस लेते हो तो वो अंदर से मुंह इतना फैल जाता है वो बाहर आ ही नहीं सकता। उसके बाद आप भले ही इसके ऊपर लटक जाओ तब भी ये बाहर नहीं आता। तो चलिए मैं इसे फटाफट कस लेता हूँ और फिर उसके बाद में दूसरा स्टैंड भी लगा लेता हूँ इसी तरह से। अब स्टैंड का दूसरा भाग लगा रहे हैं 21 इंच की दूरी पे, क्योंकि आउटडोर हमारा 1.5 टन का है, इस वजह से 21 इंच का उसका डिस्टेंस है नीचे के पाँव का, जहाँ पे हमें इसके नट बोल्ट कसने होंगे। तो चलिए फटाफट मैं अब निशान लगा के और वो वाला स्टैंड भी यहाँ पे फटाफट लगा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे आउटडोर यूनिट हमने उठा के रख दिया क्योंकि इसे रखना बड़ा आरामदायक था, क्योंकि यहाँ पे मैं टंकियों के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे हम दोनों ने आराम से उठा के रख दिया, क्योंकि मेरे साथ में जो कैमरा पकड़े हुए है वो मेरा भांजा है और हम दोनों मिलके यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो अब मैं इसे फटाफट यहाँ पे कस देता हूँ और उसके बाद में हम कॉपर की पाइपलाइनों को लगा देते हैं। उसके बाद इसमें गैस डाल के फिर इसे हम चालू करते हैं। तो चलिए मैं इसे फटाफट अब यहाँ पे कस देता हूँ। अब मैं यहाँ इंडोर के पास में ये वायरिंग लगा रहा हूँ। एक इंडोर से आउटडोर को वायरिंग जाएगी और एक इंडोर में लगेगी, जिससे हम पीछे पावर सर्किट में लगा के इसे चालू करेंगे। तो मुझे यहाँ पे वायरिंग देख के करनी पड़ेगी कि इंडोर की कौन सी है और आउटडोर की कौन सी, क्योंकि इस एसी के अंदर एक ही जगह पे इंडोर की और आउटडोर की वायर लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे पाइप को बैंड कर रहा हूँ इंटरनल स्प्रिंग पाइप बैंडर से और उसको शेप दे रहा हूँ ताकि इजीली ये फ्लेयरिंग नट से जुड़ जाए। तो यहाँ पे ये जो बैंड करने का तरीका है इंटरनल पाइप बैंडर से, ये बहुत ही ईजी है, इससे पाइप हमारा पिचकता नहीं है। तो इसलिए मैं इसे पहले ही शेप बना रहा हूँ ताकि लास्ट टाइम पे इसे लगाने में आसानी रहे। तो पाइप बैंड करने के बाद में मुझे यहाँ पे फ्लेयरिंग नट डाल के इसे फ्लेयरिंग भी करना है और फ्लेयरिंग करने से पहले इसके ऊपर इंसुलेशन भी लगा लेना है। तो चलो मैं ये फटाफट कर लेता हूँ ये भी। अब हम कर रहे हैं पाइप के ऊपर फ्लेयरिंग नट लगा के। तो फ्लेयरिंग के वजह से ही इंडोर से आउटडोर का पाइप जो है जोड़ सकते हैं। तो फ्लेयरिंग का मतलब है कि पाइप का मुंह फैलाना ताकि वो दूसरे वॉल के ऊपर उसे अच्छे से फिट कर सके। और जब हम इसे फ्लेयरिंग नट से दूसरे वॉल पे फिट करेंगे तो इसका जो कॉपर का फैला हुआ मुंह है वो अच्छी तरीके से उस वॉल के साथ में सट जाएगा, चिपक जाएगा और उससे गैस लीक नहीं होगी, ना ही बाहर आएगी। इसलिए हम इसके ऊपर फ्लेयरिंग करते हैं। तो चलिए ये एक फ्लेयरिंग हो गया है। अब दूसरा पाइप भी फटाफट फ्लेयरिंग कर लेते हैं और उसे जोड़ लेते हैं। तो फाइनली एसी पूरा इंस्टॉल हो गया है। फ्लेयरिंग करके मैंने पाइप भी जोड़ दी और वायरिंग भी लगा दी है। अब मैं वायर को सेट कर रहा हूँ। इसके बाद में हम इसे वैक्यूम करेंगे, फिर इसके बाद में गैस डालेंगे और फिर एसी को चालू करेंगे। तो मैं बंद एसी में ही सबसे पहले गैस डालता हूँ और उसके बाद में जो बची हुई गैस है उसे मैं टॉप अप कर देता हूँ। अभी मैं पहले इसे वैक्यूम करूंगा और फिर उसके बाद में इसमें गैस डाल के फिर इसे मैं चालू
करूंगा। तो इसके बाद का तो सारा प्रोसेस आपको पता है, अब इसे चालू ही करना है। तो यहीं तक हमने करी थी इस एसी इंस्टॉलेशन की रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हमने एसी का इंस्टॉलेशन किया, लेकिन ट्रेजेडी हमारे साथ में यही होगी कि पूरे एसी को इंस्टॉलेशन करने के बाद में एसी बंद निकल गया। एसी में कोई ना कोई मिस्टेक थी, इसके वजह से एसी चल नहीं पाया। तो हमारे केस में हमने वायरिंग वगैरह सारी चीजें अच्छे से चेक कर ली थी, लेकिन फिर भी एसी चालू नहीं हुआ। कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट था या वायरिंग वगैरह की कोई लूज प्रॉब्लम थी। लेकिन कस्टमर का कहना था कि हमें कहीं पे जाना है तो आप एसी को कल देखिएगा। लेकिन कल हम वहां पे गए नहीं। जो हमारे कस्टमर थे जिनसे उन्होंने वो सेकंड हैंड एसी खरीदा था, उनसे उन्होंने कहा कि आपका एसी जो है वो चालू नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि हम हमारे बंदे को भेजते हैं और वो आके देख लेगा। तो जब उनका बंदा आया, उनका टेक्नीशियन आया, तो उन्होंने जो है एसी चालू करके उनको दे दिया। तो अब उनका एसी जो है बड़े ही आराम से बढ़िया तरीके से चल रहा है और ठंडा भी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एसी को किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है और किस तरह से आउटडोर यूनिट का स्टैंड लगाना है और आउटडोर यूनिट को लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।